हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम लाइबा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आई हैव डन माय बैचलर्स इन लाइफ साइंस, देन आई वाज अ पार्ट ऑफ a 1 year program at Aligarh Muslim University. After that, I have done my master's in biochemistry. I've also worked on cervical cancer. And with 1+ years of experience in teaching, I am here and now I am your biology educator. मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी, हर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि कैसे साइंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। तो साइंस की सारी इंपॉर्टेंस हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, फिर साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब साइंस जो है वो समझ लीजिए कि वो हम सबकी जिम्मेदारी है। उसका एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करो आप ज्यादा से ज्यादा, अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनके बारे में देखो, जानो, सीखो कि कैसे हमारे आसपास जो भी चीजें, उसमें साइंस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और जब आपको साइंस समझ में आएगी तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी खुद समझ में आ जाएगी कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी सोसाइटी में साइंस को जान के। सॉरी। फिर हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड चेंजेस। ठीक है, जो भी मटेरियल्स होते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत सारे आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, हीट एंड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है ये हम देखेंगे। जो भी चेंजेस हो रहे हैं या हीट की वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होता है, इन सबको हम समझेंगे आज के चैप्टर में। ऑल राइट बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि देखो, फ्रॉम टाइनी सेल्स टू स्टार्स एंड नेचुरल प्रोसेसेस जो भी है वो साइंस है। अभी इसको समझो, हम लोग किससे बने बेटा? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक सेल से बने जो डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं और उसी सेल से हम बने। ठीक है, फिर हमारे आसपास जो भी चीजें, या आप आसमान में तारे देख रहे हो, मून देख रहे हो, या जो भी खेलना कूदना खाना पीना, हर चीज साइंस है। मतलब साइंस के बिना ये कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है जो भी आपके आसपास है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, देखो लिखा भी है नेक्स्ट लाइन में यही कि आप जो भी अपने हर रोज की जिंदगी में, मतलब अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें एक्सप्लोर करते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, आप घर में हो, जो भी आप चेंजेस देख रहे हो, वो सब क्या है बेटा? वो सब साइंस है। वाटर फ्लो का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो पानी बहता है। ठीक है, या आपने देखा होगा कि कैसे वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, या आइस वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सबके पीछे साइंस है। अभी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैप्टर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा पेजेस की तारीफ की गई है कि बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया है, तो ये आपके काम का नहीं है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जब हमें क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, या हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो ही हम ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कुछ जानना ही नहीं है, ठीक है होता होगा साइंस, मुझे क्या करना है जान के, है ना? अगर ऐसी सोच अच्छी नहीं है, अगर ऐसा कोई सोचता है, तो ना वो कुछ सीख पाएगा और ना वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएगा। ठीक है, फिर उसका कोई करियर, कोई गोल नहीं है। ठीक, अभी आज आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपको जानना है कि क्या है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में, या अर्थ पे साइंस का क्या रोल है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, यू आर हेयर। ठीक है, तो इसीलिए क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, लर्निंग ग्रोज व्हेन क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। अच्छा, आपने देखा होगा बचपन में बहुत सारे बच्चे, आप लोग अभी भी शायद करते हो, कि जब बारिश होती है तो पेपर बोट बना के उस पानी में डालना है ना, फिर वो जब अच्छे से नाव डूबती नहीं है तब तक बहुत अच्छा लगता है। या पेपर की एरोप्लेन बना के उसके साथ खेलना।
ये सारी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? जब आपने रियल लाइफ में बोट देखा है, रियल लाइफ में एरोप्लेन देखा है, उससे जो रियल साइंस है, उससे आपने इंस्पायर होके ये चीज़ें की हैं, नो डाउट। क्योंकि अगर आपने कभी एरोप्लेन ना देखी होती, कभी बोट देखा ना होता, पता ही ना होता कि ये चीज़ क्या है, तो आप किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट ही ना करते और कभी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई नहीं करते, है ना? तो आप कहीं न कहीं रियल साइंस से इंस्पायर्ड होके आपने ये चीज़ें की हैं, ठीक? साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स। अभी बहुत सारे लोग को लगता होगा कि हाँ, बुक में जो लिखा है बस वो पढ़ लो या मेमोराइज कर लो एंड दैट इज साइंस। बट साइंस वो नहीं है कि सिर्फ आपने फैक्ट्स देख लिए या कुछ डेटा देख लिया। साइंस बहुत डाइवर्स है, जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस हो रही हैं, है ना? या आप देख रहे होगे कि बहुत सारे दिन ब दिन ऐसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मलेरिया हो गया या अभी कोरोना वायरस कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो जो भी एडवांसमेंट हो पा रहा है, जो भी दवाइयाँ बन पा रही हैं है ना? दवा में भी आपने देखा होगा कि एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी का जो भी एडवांसमेंट है वो हम सब देख सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ों की दवा नहीं होती थी, बट जैसे-जैसे हमारी साइंस आगे बढ़ रही है तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो पा रही हैं। तो साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, साइंस सिर्फ फैक्ट नहीं है बेटा, साइंस बहुत बहुत कुछ है। मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट साइंस, ठीक है? अगेन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वे ऑफ थिंकिंग दैट इंकरेज क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग एंड ओपननेस टू न्यू आइडियाज। ये साइंस है। मतलब साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सोच पाते हो ज्यादा से ज्यादा चीजें, आप क्वेश्चन कर पाते हो, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, जानने की इच्छा बढ़ती जाती है और आपका दिमाग एक नए आइडियाज को लेके आता है, उसको हम साइंस कहते हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, फिर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, फिर कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ नहीं होगा, जो जहां पे है वहीं पे रुका रहेगा, है ना? अभी आप आगे देखोगे कि साइंस की वजह से कितनी सारी चीजें चीजें चेंजेस हुई हैं। मतलब अगर आप पहले से कंपेयर करोगे और आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं या आज आप लोग स्मार्ट क्लासेस लेते हो, साइंस का उसमें भी रोल है। पहले नहीं थी ये सारी फैसिलिटीज, ठीक है? चलो बेटा। हम्म, देखो, सबसे मजेदार बात जो साइंस में होती है वो ये होती है कि जब आप खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हो या खुद चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अभी मैं आपसे कोई चीज अगर ऐसे ही बोल दूं तो शायद आपको कहे अरे होता होगा, बट जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे या खुद एक्सपीरियंस करोगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना कि आप खुद उस चीज को फील कर पाते हो, है ना? तब आपको समझ में आएगा कि व्हाई साइंस इज सो इम्पोर्टेंट। देखो, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना? हमारे आस-पास या जो क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ों के पीछे साइंस है। हमारी पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे साइंस का क्या रोल है, ये अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो साइंस इज़ एन ऑनगोइंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड न्यू क्वेश्चंस ऑलवेज अराइज। दैट्स सो ट्रू, जो मैंने अभी आपको बताया कि साइंस ना कभी रुकने वाली चीज नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है, न्यू आइडियाज आते जा रहे हैं, क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं कि अच्छा ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना? तो ये मत सोचिए कि साइंस एक जगह पे कहीं आके रुक जाएगी, नहीं। ये ऐसे चलता रहेगा, जैसे जैसे आपको अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे नए चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, नहीं ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर आपको साइंस की नॉलेज है, आप कनेक्ट कर पाओगे, फिर आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फिर आप उस पे एप्लीकेशंस, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे और फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारी एडवांसमेंट में, हमारी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है बच्चों? देखो, साथ-साथ ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है कि कैसे जो ह्यूमन एक्शंस हैं, मतलब हम लोग के जो एक्शंस हैं, वो हमारे नेचर को, हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। जिसे साइंस पता ही नहीं है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि नेचर को कितना भी नुकसान हो या हमारे क्लाइमेट चेंजेस में कुछ भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, दे रियली डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, हो रहा है, होने दो। लेकिन अगर साइंस की नॉलेज है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स योर सोसाइटी या नेचर कह सकते हो आप, है ना?
तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके कहीं ना कहीं चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट विल अंडरस्टैंड हाउ साइंस कैन हेल्प सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जब आपको नॉलेज होगी आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस कर पाओगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे, और जब आप देखोगे कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको खुद भी एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड चेंजेस। बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग देखते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, सोचते हैं कैसे ये लाइट आ रही है, कैसे क्या हो रहा है ना। और बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भी देखते हैं। चेंजेस मतलब आइस से वाटर, वाटर से आइस, अभी मैंने पहले भी बताया था। या मतलब कोई भी चीज, अगर फ्रूट है वो पहले कच्चा है, फिर उसको राइपनिंग स्टेट में आता है, तो वो भी एक तरीके का चेंज है ना। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। We learn by experimenting with electric batteries, lamps and wires to understand material properties. देखो, जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे लैम्प हो गया या इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइसेस हो गई, वो कैसे वर्क कर रही है, क्या उसमें हो रहा है, बहुत सारे या तो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो, इसी तरीके से बहुत सारी नई नई डिवाइसेस भी बनती हैं, है ना, क्योंकि आपको साइंस की नॉलेज होती है। आप कोई भी अगर मटेरियल है, आप उसकी प्रॉपर्टी को समझ पाते हो। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो पाएगी, नहीं हो रही है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये सब क्या बेटा, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा, अगर किसी को करंट लग रहा है तो वो कोई लोहे की चीज लेके नहीं पहुंच जाएगा, है ना। वुड का, प्लास्टिक का यूज करते हैं लोग, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो पाएगी। ठीक है, तो जब आप मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, आप उस पर वर्क कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, चीजें बहुत आसान हो पाएंगी। ठीक है, चलो, मटेरियल्स देखो बेटा, वही चीज लिखी है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लासिफाइड किसके बेसिस पे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जब आप उनकी प्रॉपर्टीज को समझ पाओगे तो आपको उसको समझना, उसके बारे में और जानना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो डिफिकल्ट होगा ना। मान लो ये चैप्टर है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ नहीं पता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसी तरीके से जब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता होगी तो आप उसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, देखो मैंने यही बोला ना, अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी बोला था मैंने। तो इससे क्या होगा, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जान पाओगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें जान पाओगे, है ना। तो मतलब अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं कि अगर आपको नॉलेज है तो आप चीजों को समझ सकते हो, जान सकते हो, सिर्फ साइंस के बारे में नहीं, कोई भी चीज है अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से उस चीज के बारे में बोल भी सकते हो और अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलो, डेली लाइफ में हमने देखा होगा टॉर्च, बैटरी जो है, जब वो यूज हो जाती है फिर हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, फिर वो खराब हो जाती है, फिर हमें नई बैटरी लाना पड़ता है। टॉर्च सबने देखा होगा ना, या बहुत सारी चीजों में बैटरी का यूज होता है। तो अगर वो खराब हो गई तो आप उसे रीयूज नहीं कर पाओगे, आप नया लेके आओगे और फिर नया यूज करोगे। ठीक है, तो बेटा ये सारे जो भी चेंजेस होते हैं हमारे आसपास इज जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। मैं बार बार ये लाइन रिपीट कर रही हूँ सो दैट आप लोग समझ सकें कि साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हर चीज में आपको साइंस देखने को मिल रही है। विदाउट साइंस कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये दो वर्ड समझ लो बेटा, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लो, आइस है, बर्फ, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ वाटर में। ठीक, अब क्या आप वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, वाटर को वापस फ्रीजर में रख दो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है कि वो मतलब वापस अपनी जिस भी स्टेट में है वो आ सकता है। या आपने रबर बैंड देखा होगा, इलास्टिक्स देखी होगी, आप उसको स्ट्रेच करो, ठीक है, उसका साइज ऐसे बड़ा सा दिखेगा आपको, छोड़ दो, वापस अपनी स्टेट में आ गया। ये है रिवर्सिबल चेंज। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की। इरिवर्सिबल चेंज वो होगा जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो पेपर का, ठीक है बेटा, पेपर को आप जला दो तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब राख बन जाएगी। तो क्या आप उस राख को वापस उसी पेपर में कन्वर्ट कर पाओगे? सेम जैसा पेपर था, नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है इरिवर्सिबल चेंज, मतलब आप वापस उसको उसकी पोजीशन या उसके स्टेट में नहीं ला सकते हो, ठीक है। फिर देखो, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस हीट एंड वाटर साइकिल। अभी मैंने बैटरी का एग्जांपल बताया, आइस मेल्टिंग का भी बताया मैंने, फ्रूट्स राइपनिंग का भी मैंने बताया, ठीक है। रॉक्स ब्रेकिंग, पत्थर टूट जाते हैं ना ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये एक चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल होंगे और कुछ चेंजेस केमिकल होंगे, ठीक है। ये सब चेंज आपको बदलाव नहीं देखने को मिला। आइस मेल्ट हुआ तो पहले वो आइस था, अभी वो वाटर बन गया, तो चेंज हुआ ना। या फ्रूट राइपनिंग, पहले फ्रूट राइप नहीं था, उसके बाद राइप हो गया, तो चेंजेस। लेकिन ये कुछ चेंजेस क्या होंगे? फिजिकल होंगे और कुछ जो होंगे वो केमिकल होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के साथ हो क्या रहा है, किस टाइप की चीजें हो रही हैं, उस पर डिपेंड करता है कि चेंज फिजिकल है या केमिकल है। अभी देखो, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है बेटा? जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब आप मान लो उसका शेप है, साइज है, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इन सब में जो भी चेंजेस हो रहा है दैट इज फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज हो सकता हो कि वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, अपने स्टेट में आ जाए। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करो, मतलब इसके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता है, किसमें? फिजिकल में। लेकिन आप बात करो अगर केमिकल चेंजेस की, तो आप ऐसे समझो कि कुछ सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ ना। मान लो 2 टॉफी है, आपने इसमें 2 टॉफीज और ऐड करके टोटल 4 बन गई, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज हुआ ना। पहले तो 2 ही थी, आपने 2 और ऐड कर दी। इसमें क्या था? जो था बस खाली उसका फॉर्म, उसका फिजिकल चेंज हुआ, है ना, मतलब वो फिजिकली चेंज हो गया है, तो वही चीज। लेकिन इसमें आपने एड ऑन कर दिया, है ना, इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन, केमिकली जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल कंपोजिशन बोल दिया मैंने, जो केमिकल प्रोसेस है वो इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, 2 बॉन्ड्स मिलते हैं या बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं केमिस्ट्री में, तो ये सब क्या होता है बेटा? ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे हीट फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। हमने पढ़ा है इसके बारे में ना। चलो देखो, आइस मेल्ट होगा एक तो ग्लास में, एक होता है लार्ज ग्लेशियर्स में। बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, है ना। ग्लेशियर्स में क्या होता है कि बड़े बड़े आइस होते हैं, आप ऐसे समझ लो ओशियन है, वो पूरा आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई? क्यों होता है? जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हीट बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो ग्लेशियर्स क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स बनेंगे कब? जब टेम्परेचर बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा ठंडक होगी, बहुत ठंडा मौसम होगा, तो ग्लेशियर्स बन गए, है ना, ऐसे जम गए पूरे। और सॉरी, आप लोग बहुत इडियट हो। चलो, फिर वो ग्लेशियर्स मेल्ट कब होते हैं? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो ग्लेशियर्स क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे, ठीक। अब देखो, देखो लिखा हुआ है, हीट फ्रॉम द सन प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेसेस ऑन अर्थ। ऑब्वियसली हीट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको पहले फोटोसिंथेसिस का भी टॉपिक एक बार एक्सप्लेन किया था कि बिना सन रेज के, बिना फोटो के, मतलब लाइट के प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते। तो अर्थ पे जो सन का रोल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखो, जो ये वाटर है फ्रॉम सीज एंड ओशियंस, वो इवेपोरेट हो जाएगा ड्यू टू हीट, जैसे मैंने आपको बताया। इधर देखो आप लोग, ग्लेशियर्स है, ठीक है, हीट आई, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, पहले तो मेल्ट हुए, फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ये क्या होने लगेंगे? इवेपोरेट होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप वाटर को बॉईल करोगे गैस पे, तो कैसे वो इवेपोरेट होके आप देख पाते हो वो वेपर को अपनी आंखों से, जो वो उड़ के ऊपर जाता है। तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ये वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएंगे,
मतलब ये गैस फॉर्म में हो गया ना, गैसेस फॉर्म में, ठीक, इतनी बात समझ में। फिर जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगी, बारिश होगी, रेन होगी। जब ये कूल होके वाटर में कन्वर्ट होंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है ना नेचर में, कि मतलब वो पानी गया, इवेपरेट हुआ, फिर वापस बारिश हुई, है ना। तो ये कंप्लीट वाटर साइकिल होती है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। कोई कह रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दें, चलो दूसरी साइड पे बता देते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ग्लेशियर है, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ कि आप लोग क्लियरली देख पाओ, ठीक है। ग्लेशियर है बेटा, ग्लेशियर ब्रैकेट में लिख देती हूँ आइस, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। फिर क्या होगा, हीट आएगी, ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक, वाटर के फॉर्म में। अरे भाई जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी तो बनेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा ये पानी, ठीक है। पानी इवेपोरेट हुआ, गर्म था पानी हीट की वजह से, ऊपर जाके क्या हुआ, कूल हुआ, ठंडा हुआ। जब ये इवेपोरेट होता है तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, और जब कूल होगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, मतलब पानी के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर क्या होगी, बारिश होगी, रेन रेन गो अवे, ठीक है। तो ये पानी यहां से गया 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 और फिर वापस जमीन पे आ गया, दैट इज वाटर साइकिल। आई होप अभी क्लियर होगा, अभी भी नहीं क्लियर होगा तो प्लीज अपना डाउट पूछिएगा, आई विल कवर ऑल द क्यूरीज। वेल बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।